नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी देख रहे हैं और इसमें पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, और इसमें हम पहला अध्याय देख रहे थे मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इससे संबंधित पहली वीडियो में हमने मानव भूगोल क्या होता है, उसके विषय क्षेत्र कौन से हैं और मानव भूगोल और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है वो देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम अन्य प्रश्न देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरणों तो सहित स्पष्ट कीजिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद का क्या विचार है, उदाहरण सहित हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हम लिखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, तो यानी जब प्राकृतिक पर्यावरण से जब अन्योन्य क्रिया किया, यानी पर्यावरण और व्यक्ति के मध्य जो अंतर संबंध हुए, उन अवस्थाओं में मनुष्य इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। तो मनुष्य जो था वो पर्यावरण के यानी प्रकृति के अनुरूप ही संचालित होता था। ठीक है, इसने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। ठीक है, क्योंकि प्रौद्योगिकी जो होती है, अगर प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट है तो मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है, परंतु प्रौद्योगिकी का स्तर जब निम्न होता है तो वह प्रकृति के अनुसार ही चलता है। ठीक है, ये बात समझ में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव की सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। ठीक है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति इस अवस्था में क्या था, क्योंकि यहाँ पर प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, इसलिए व्यक्ति पर्यावरण यानी प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही स्वयं को ढालकर उसके अनुसार संचालित होता था। सारे क्रियाकलाप उसके प्रकृति के अनुरूप चलते थे। ठीक, अब देखते हैं आगे। इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। ठीक है, मानव क्या था, प्रकृति के समक्ष निष्क्रिय था, यानी प्रकृति में ज़्यादा हेर फेर नहीं कर सकता था, उसमें बदलाव नहीं ला सकता था। प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य स्वयं को ढालता था। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था तथा मानव प्रकृति की पूजा करता था। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है, यानी कि जो मानवीय गतिविधियाँ होती थी पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में थी। जैसा प्रकृति चाहती थी उसी अनुरूप मनुष्य अपने सारे क्रियाकलाप संपादित करता था। ठीक है, इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा ही दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया। इस सामंजस्य को ही क्या कहते थे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। यानी मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया था। जैसे प्रकृति चाहती थी उसी के अनुरूप व्यक्ति अपने क्रियाकलाप करता था। क्योंकि अगर प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट नहीं था, यानी प्रौद्योगिकी विकास नहीं थी, अगर प्रौद्योगिकी विकास होती तो व्यक्ति प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर लेता और अपने अनुसार संचालित करता, परंतु ऐसा नहीं था। इसलिए प्रकृति से मनुष्य डरता था, उसके अनुरूप अपने सारे क्रियाकलाप करता था और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके चलता था। इसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है नव निश्चयवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो नव निश्चयवाद का विचार जो है ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के बाद आया। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के बाद संभववाद आता है, संभववाद के बाद नव निश्चयवाद आता है। नव निश्चयवाद जो है ये विचार भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक प्रस्तुत की, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच संबंध को स्थापित करती है। ठीक है, के मध्य के मार्ग को बताती है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। ठीक है, यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति अर्थात पर्यावरणीय निश्चयवाद है, न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। ठीक है, यानी कि न तो व्यक्ति जो है पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है, न ही पूरी तरह से पर्यावरण यानी प्रकृति से स्वतंत्र है, यानी उसके मध्य का मार्ग यहाँ पर अपनाया गया। उसे ही नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया। इसके अनुसार मनुष्य न तो पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि
वह उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हों संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी पर्यावरण की हानि किए बिना ही संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर समस्याओं को सुलझाने में बल देती है। ठीक है, समस्याएं कैसे सुलझानी है हमें, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, उसको नुकसान पहुंचाए बिना। नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद निष्फल करता है, द्वैतवाद को निष्फल करता है। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या आशय है। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा क्या है। इस विचारधारा का उदय 1970 के दशक में हुआ। ठीक, मानव भूगोल की कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। ठीक है, यानी मानवतावादी विचारधारा को क्या कहते हैं, कल्याणपरक विचारधारा। यह लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंधित है। इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित है। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देती है, यानी मनुष्य क्या होना चाहिए, मुख्य भूमिका होनी चाहिए और वह क्रियाशील भी हो। ठीक है, प्रादेशिक असमानताओं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, तो यह विचारधारा प्रादेशिक असमानता, निर्धनता, अभाव जैसे विषय का क्या कारण है, उसका क्या निवारण हो सकता है, इस पर फोकस करती है, इस पर ध्यान आकर्षित करती है। तो इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।